नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम के नए प्रस्ताव पर विचार विमर्श जारी। इजराइल को हमास के जवाब का है इंतजार। इजराइल रफा में कार्रवाई को लेकर अडिग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जर्मनी द्वारा इजराइल को निर्यात किए जा रहे हथियारों पर रोक का आदेश देने से किया इनकार। अदालत ने मामला निरस्त करने के जर्मनी के अनुरोध को भी किया खारिज। गाजा की स्थिति पर जताई गहरी चिंता। रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष तेज। रूसी मिसाइलों ने ओडेसा और खार्किव में बरसाया कहर। कई लोगों की मौत जबकि दर्जनों घायल। नाटो प्रमुख ने जताई उम्मीद यूक्रेन भविष्य में बनेगा गठबंधन का हिस्सा। लंदन में तलवारबाजी की घटना में एक 14 वर्षीय बच्चे की मौत, 4 अन्य घायल। पुलिस ने 36 वर्षीय हमलावर को किया गिरफ्तार। घटना को फिलहाल नहीं माना जा रहा आतंकी वारदात। हैश मनी मामले में अदालती आदेश की अवमानना पर फंसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अदालत ने $9,000 का लगाया जुर्माना। अगली बार अवमानना की तो जेल भेजने की दी चेतावनी। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष को खत्म करने के लिए एक नए प्रस्ताव पर मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि अगर हमास ने संघर्ष विराम प्रस्ताव ठुकराया तो इजराइल रफा में सेनाएं उतारने की अपनी योजना पर आगे बढ़ेगा। इस सब के बीच हमास के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान लगातार जारी है। इजरायली सेना ने मध्य गाजा के अल ज़हरा नगर में हवाई हमले किए हैं। हमास संघर्ष रोकने के लिए नए प्रस्ताव पर मंथन जारी है। इजराइल संघर्ष विराम प्रस्ताव पर हमास के जवाब का इंतजार कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन हमास से पहले ही आह्वान कर चुके हैं कि वो प्रस्ताव को स्वीकार करे। खबरों के अनुसार मिस्र की राजधानी में जारी संघर्ष विराम वार्ता में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजने से पहले इजराइल हमास के जवाब को देखना चाहता है। आशा जताई जा रही है कि इजराइल के प्रस्ताव पर हमास बुधवार तक जवाब दे देगा। उसके बाद इजराइल फैसला करेगा कि अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख को वार्ता के लिए काहिरा भेजना है या नहीं। रिपोर्टों में कहा गया है कि हमास ने संघर्ष विराम प्रस्ताव ठुकराया तो इजराइल रफा में सेनाएं उतारने की अपनी योजना पर आगे बढ़ेगा। उधर ऐसी भी खबरें हैं कि वार्ता का जो भी परिणाम हो, इजराइल रफा में अपने सैन्य अभियान को हर हाल में शुरू करेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बयान जारी करके कहा है कि सभी लक्ष्यों को हासिल करने तक इजरायली सेना नहीं रुकने वाली। इजरायली पीएम ने यह आश्वासन 8 अक्टूबर को हमास के आतंकी हमले में बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों से मुलाकात के दौरान किया। इजरायली पीएम बार बार कह चुके हैं कि इजरायली सेना के लक्ष्यों में भी सभी बंधकों की रिहाई भी शामिल है। इतने महीनों से गाजा में बंधक इन लोगों के परिजन रिहाई की मांग के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तेल अवीव में हजारों लोग बंधकों की रिहाई के लिए एक बार फिर एकत्र हुए। बंधकों के परिजनों को आशंका है कि रिहाई से जुड़ी वार्ता में देरी से उनके अपनों की सकुशल वापसी खतरे में पड़ती जा रही है। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि इतने महीनों कैद में रहने के दौरान कुछ बंधकों को जान से हाथ धोना पड़ा होगा। इजरायली बंधकों की सुरक्षा वापसी को लेकर विश्व समुदाय भी चिंतित है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन विश्व आर्थिक मंच की बैठक में हिस्सा लेने सऊदी अरब गए थे। वहां अपने संबोधन में कैमरून से कहा कि गाजा संघर्ष बंधकों की रिहाई तक नहीं रुकेगा।
हमें बुनियादी तौर पर सभी बंधकों की रिहाई देखनी होगी। ये संघर्ष तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सभी बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता। हमें दो राज्य समाधान के लिए एक उचित राजनीतिक क्षितिज की जरूरत है। एक तरफ संघर्ष विराम को लेकर मंथन जारी है, वहीं गाजा में लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। हमास के आतंकी ठिकानों के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए इजरायली सेना ने मध्य गाजा के अल जहरा नगर में हवाई हमले किए। दक्षिणी गाजा में भी इजरायली सेना ने हमास के अड्डों को निशाना बनाया। हमास के खिलाफ सैन्य अभियान में लगी इजरायली सेना अपनी क्षमता को बढ़ाने में भी लगी है। खबरों के अनुसार इजराइल अमेरिका द्वारा तैयार पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली का प्रयोग बंद करने जा रहा है। इनकी जगह अगले 2 महीनों में एक अत्याधुनिक प्रणाली स्थापित की जाएगी। अमेरिकी फर्म रेथियन द्वारा तैयार पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली 1990 के दशक से इजराइल में तैनात है। आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली स्थापना का यह फैसला ईरान द्वारा इजराइल पर दागे गए सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोनों के हमले के कुछ दिन बाद सामने आया है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच पुराने यरूशलेम में आतंक की वारदात ने सनसनी मचा दी। सीसीटीवी तस्वीरों के अनुसार एक हमलावर ने 2 इजरायली पुलिसकर्मियों पर पीछे से चाकू से हमला किया। घटना में एक सिपाही घायल हो गया। हालांकि पुलिस वालों ने जल्दी ही हमलावर के चंगुल से निकलते हुए उसे ढेर कर दिया। हमलावर की पहचान 34 वर्षीय तुर्क नागरिक हसन सकलानान के रूप में हुई है। एक आतंकी 2 पुलिस वालों के पीछे से आया और उसने अचानक अपना चाकू निकालकर एक सिपाही के सिर में मारा। दोनों पुलिस वालों ने जल्दी ही उस हमलावर के कब्जे से स्वयं को छुड़ाया और कुछ ही सेकंड में उस आतंकी को मार गिराया। संघर्ष, तनाव और हिंसा के ये हालात कब तक खत्म होते हैं कहना मुश्किल है। फिलहाल तो माहौल पूरी तरह से तनावग्रस्त है। इजरायली सरकार भी मंथन में लगी है। देखना यह होगा कि संघर्ष को लेकर दोनों पक्ष आगे क्या रणनीति अपनाते हैं और हालात कब शांति की तरफ लौटते हैं। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल को जर्मनी के हथियारों की बिक्री को रोकने के लिए आपातकालीन आदेश जारी करने के खिलाफ फैसला सुनाया है। निकारागुआ की तरफ से दायर इस मुकदमे में तर्क दिया गया था कि जर्मनी ने इजराइल को सैन्य मदद भेजकर नरसंहार संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। इजराइल ने नरसंहार के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि गाजा में उसकी कार्रवाई हमास को खत्म करने पर केंद्रित है। वहीं जर्मनी भी निकारागुआ के आरोपों से इनकार करता रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। हैश मनी से जुड़े मुकदमे में अदालती आदेश की अवमानना को लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर $9,000 का जुर्माना लगाया गया है। ट्रंप पर मुकदमे के संभावित गवाहों संबंधी आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट लगाने पर यह कार्रवाई हुई है। ट्रंप को ऐसी 7 पोस्ट हटाने का आदेश भी दिया गया है। जज ने ट्रंप को चेतावनी दी कि उन्होंने फिर से अदालत की अवमानना की तो कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। अदालत ने उन्हें जेल भेजने तक की चेतावनी दी। ध्यान रहे कि ट्रंप एक महिला को जुबान बंद रखने के बदले भारी रकम अदा करने के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि ये रकम पुराने संबंधों को लेकर चुप रहने के लिए दी गई थी। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। मैक्सिको के शहर अकापुल्को में 6 महीने पहले एक तूफान ने तबाही मचाई थी। उसके बाद यहां पुनर्निर्माण तो चल रहा है, लेकिन उसकी गति काफी धीमी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां तबाही से हुए नुकसान से निकलने में अभी समय लगेगा। इस तूफान से 2,20,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए थे और कम से कम 50 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। ये है मैक्सिको का शहर अकापुल्को। शहर में पुनर्निर्माण से जुड़ी तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। ये सभी प्रयास महीनों पहले आई एक प्राकृतिक आपदा से उबरने की मुहिम का हिस्सा हैं। यहाँ दरअसल अक्टूबर में एक भयानक तूफान ने तबाही मचा दी थी। 6 महीने होने को आए, लेकिन शहर अब तक उसके विनाशकारी निशानों को मिटा नहीं पाया है। यहाँ केवल पुनर्निर्माण की ही गति धीमी नहीं है, बल्कि आपदा से विस्थापित लोगों का पूरी तरह पुनर्वास भी नहीं हो सका है। उस समय जो कारोबार तबाह हुए थे, वो अभी तक पटरी पर नहीं लौटे हैं।
पुनर्निर्माण जारी है। थोड़ी बहुत साफ सफाई जरूर हुई है, इसके बाद भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हम अभी भी जगह जगह जमे मलबे को हटा रहे हैं। अकापुल्को के उस तूफान की काली यादें अब तक लोगों के जहन से नहीं निकली हैं। तूफान ने सड़कें, इमारतें और दूसरे ढांचों को तबाह कर दिया था। तूफान अपने साथ लगभग 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं लाया था। हवाओं के इस जोर ने छतें उड़ा दी थी और दीवारों को गिरा दिया था। स्थानीय व्यवसायी मान रहे हैं कि हालात को सामान्य होने में अभी भी समय लगेगा। इस आपदा से बहुत से व्यवसाय प्रभावित हुए, कुछ तो ऐसे तबाह हुए कि वापस पटरी पर आ ही नहीं सके। सरकार की तरफ से मिली सहायता काफी नहीं थी। जितनी बड़ी आपदा थी उसको देखते हुए मदद कम थी। इस तूफान से 2,20,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस तबाही में मरने वालों के सही आंकड़ों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वैसे कुछ स्रोतों से कम 50 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। कम से कम 30 लोग ऐसे हैं जो तूफान के बाद से लापता हैं। शहर के पुनर्निर्माण के लिए 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के पैकेज का ऐलान किया गया था। वैसे ये रकम 16 अरब डॉलर के अनुमानित नुकसान की तुलना में काफी कम है। अंतर्राष्ट्रीय खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते, फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चले। ठीक है दादा। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पेमेंट फेल। लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डरकर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है। देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है मोदी की गारंटी। और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। लंदन में तलवारबाजी की घटना में एक किशोर की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। एक 36 वर्षीय तलवारधारी ने लोगों पर हमला बोल दिया। घायलों में 2 पुलिस वाले शामिल हैं। ये शख्स देर तक सड़क पर तलवार लहराता रहा। पुलिस ने बाद में इस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि ये आतंकवाद की घटना नहीं है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। तटीय शहर ओडेसा और खार्किव में रूस के मिसाइल हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 लोग घायल हुए हैं। इस बीच यूक्रेन को सैन्य सहायता के लिए पश्चिम से लगातार आश्वासन मिल रहा है। नाटो प्रमुख जेम्स स्टोल्टेनबर्ग यूक्रेन में हैं, जहां उन्होंने मदद का वादा फिर दोहराया। ब्रिटेन के शाही परिवार की एक महत्वपूर्ण सदस्य ने भी यूक्रेन का दौरा किया।
रूस यूक्रेन युद्ध की आग मंगलवार को भी उसी तरह भड़की रही। यूक्रेन के तटीय शहर ओडेसा में रूस के मिसाइली हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 लोग घायल हो गए। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई गई है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की मिसाइल ने एक शिक्षण संस्थान को निशाना बनाया। घटना के बाद इमारत में भीषण आग लग उठी। आग से इमारत का ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में घंटों लग गए। दर्जनों दमकल की गाड़ियां घंटों इसी जद्दोजहद में लगी रहीं। हमले से मेरे कमरे का दरवाजा उड़ गया और खिड़कियों के शीशे टूट गए। उसके बाद मैंने इस इमारत में आग भड़कते हुए देखी। थोड़ी ही देर पहले हम उधर टहलने जाने की सोच रहे थे। भगवान का शुक्र है हम नहीं गए थे। एक और हमले की सूचना खार्किव से भी आई, जहां रूसी हवाई हमले में कम से कम 2 लोग मारे गए। घटना में 6 अन्य लोग घायल भी हो गए। इस कार्रवाई में शहर के 2 हिस्से निशाना बने। घटना में सरकारी और नागरिक इमारतों को नुकसान हुआ और बहुत सारी कारें भी तबाह हो गईं। खार्किव रूसी सीमा से 30 किलोमीटर दूर स्थित है और अक्सर रूसी हवाई हमलों का निशाना बनता रहा है। इस बीच यूक्रेन को सैन्य सहायता के लिए पश्चिम से लगातार आश्वासन मिल रहा है। नाटो प्रमुख जेम्स स्टोल्टनबर्ग यूक्रेन में हैं, जहां उन्होंने मदद का वादा फिर दोहराया। नाटो प्रमुख ने यूक्रेन की संसद को संबोधित करते हुए आशा जताई कि यूक्रेन जल्द ही नाटो का हिस्सा बनेगा। ध्यान रहे कि नाटो में शामिल होने के प्रयास का हवाला देकर ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला। हालांकि यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की दिशा में कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई। नाटो प्रमुख ने यूक्रेन को और अधिक पश्चिमी सहायता मिलने की उम्मीद जताई। मुझे आशा है कि जुलाई में वाशिंगटन में होने वाले सम्मेलन में यूक्रेन को रक्षा सहायता और प्रशिक्षण के लिए नाटो की तरफ से अधिक मदद पर सहमति बन जाएगी। मुझे लगता है कि हमें इस मदद को जारी रखने के लिए एक दीर्घकालीन प्रतिबद्धता की जरूरत है, ताकि पता चले कि यूक्रेन के लिए हमारी मदद केवल थोड़ी अवधि के लिए नहीं है। यूक्रेन के साथ खड़े रहने का संदेश देते हुए पश्चिम की एक और बड़ी हस्ती भी राजधानी कीव में है। ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ के सबसे छोटे बेटे की पत्नी और एडिनबर्ग की डचेस सोफी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी से मुलाकात की। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद ब्रिटेन के शाही परिवार के किसी सदस्य का यह पहला दौरा है। ब्रिटेन इस लड़ाई में यूक्रेन के लिए बड़ी आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है। उसने असैन्य मदद की मद में 4 अरब 70 करोड़ यूरो देने का वादा किया है। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। महिला नौकायन टीम मेडन ने समुद्र में 7 महीने बिताकर और 27,000 मील की दूरी तय कर ओशन ग्लोब रेस में जीत दर्ज की। इस जीत पर ब्रिटेन की रानी कैमिला ने लंदन में पूरी टीम के साथ मुलाकात की। रेस की फिनिशिंग लाइन पार करने के बाद दुनिया भर में नौका रेस जीतने वाला ये पहला महिला चालक दल बन गया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, कोस्टा रिका के साथ साथ कैरेबियन महिलाएं भी शामिल थीं। कैमिला ने लंदन के क्लेरेंस हाउस में नौकायन मेडन की पूरी महिला टीम से मुलाकात की और उन्हें ओशन ग्लोब रेस की अभूतपूर्व जीत पर बधाई दी। हीदर थॉमस की कप्तानी में विविध महिलाओं की टीम ने समुद्र में 7 महीने बिताए और दुनिया भर में 27,000 मील की दूरी तय कर काउस शहर के बंदरगाह पहुंची। यह रेस 4 चरणों से होकर दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और उरुग्वे में रुकने के साथ यूके में शुरू और समाप्त हुई। रेस की फिनिशिंग लाइन पार करने के बाद दुनिया भर में नौका रेस जीतने वाली यह पहली महिला चालक दल बन गई, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, कोस्टा रिका के साथ साथ कैरेबियन महिलाएं शामिल रहीं। इस वर्ष की दौड़ वाली व्हिटब्रेड राउंड द वर्ल्ड रेस की 50वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। हमारे लिए यह हमारी परियोजना का बिल्कुल सही अंत है। रानी कैमिला ने सितंबर 2018 में मेडन लॉन्च किया था। दुनिया भर में नौका रेस जीतने वाली पहले पूर्ण महिला दल को बधाई देने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। इन महिलाओं ने समुद्र में 153 दिनों से अधिक समय बिताने के बाद ओशन ग्लोब रेस जीतने वाली पहली महिला टीम बनकर इतिहास रच दिया। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि इन महिलाओं की टीम ने जीपीएस का इस्तेमाल करने की बजाय आकाशीय नेविगेशन के पारंपरिक नौकायन तरीकों का उपयोग किया, क्योंकि रेस के नियमों के अनुसार आधुनिक तकनीक प्रतिबंधित है। इस रेस में भाग लेने वाली महिलाओं ने अपने हौसलों का प्रदर्शन कर दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। टीम को यहाँ तक लेकर आना आश्चर्यजनक था। अपनी उपलब्धियों के लिए पहचाने जाने के लिए मुझे अपनी टीम पर बहुत गर्व है।
द मेडन फैक्टर फाउंडेशन की संस्थापक ट्रेसी एडवर्ड्स ट्रेसी ने 1989 में व्हिटब्रेड राउंड द वर्ल्ड रेस में मेडन के पहले पूर्ण महिला दल की कप्तानी की थी। 2018 में लड़कियों की शिक्षा के लिए जागरूकता और धन जुटाने के लिए नौका को विश्व भ्रमण के लिए पुनर्निर्मित किया गया। सितंबर 2023 में ट्रेसी एडवर्ड्स द्वारा शुरू की गई मेडन दुनिया की यात्रा करने वाले अब तक के सबसे विविध पेशेवर नौकायन दल के साथ ओशन ग्लोब रेस में शामिल हुई। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में भीषण गर्मी के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ गर्मी ने पिछले 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ हीट वेव के कारण कई लोगों की जान भी चली गई है। स्कूल कॉलेजों से लेकर बाजार तक बंद करने पड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ भीषण गर्मी के और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बांग्लादेश में इन दिनों भीषण गर्मी की लहर चल रही है और आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इस गर्मी के कारण पिछले 76 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। लगातार चल रही लू के कारण ढाका, चुआडांगा और पबना जिलों में कई लोगों की जान भी चली गई है। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बांग्लादेश ने इस अप्रैल में बीते कई सालों में सबसे लंबे समय तक हीट वेव का अनुभव किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1948 से अब तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस महीने में सबसे तेज गर्मी पड़ने का रिकॉर्ड टूटा है। इस साल पहली बार अप्रैल महीने में बांग्लादेश के करीब 75% हिस्से में लगातार गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। भीषण गर्मी के कारण लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं। इतना ही नहीं, स्कूल कॉलेजों से लेकर बाजार तक बंद होने के कारण व्यापार में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। रिक्शा चालक जैसे लोग जो कि अपनी रोज की कमाई पर निर्भर करते हैं, उनके लिए काम खोजने और गर्मी से राहत पाने के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष जारी है। चिलचिलाती गर्मी के बावजूद हम गरीब रिक्शा चालकों को सड़क पर काम करने की जरूरत है। हमें पर्याप्त आराम करने की भी जरूरत है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। हम अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बांग्लादेश में गर्मी से लोगों की जीविका बाधित हो गई है। बहुत से लोगों को इस बात की चिंता है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से गर्म मौसम रहने की आशंका है। और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। ब्राजील के हजारों नागरिक राजधानी ब्रासिलिया के फ्रीलैंड कैंप पहुंचे। अपने अधिकारों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ये लोग एक जुलूस के रूप में एकत्र हुए। दरअसल यहाँ लोग बरसों पुरानी अपनी भूमि का सीमांकन किए जाने की मांग कर रहे हैं। ब्राजील में भूमि का सीमांकन पिछले कई समय से एक संवेदनशील विषय बना हुआ है। पारंपरिक पोशाक, रंग बिरंगी टोपियां, हाथ में थामे धनुष और तीर के साथ ब्राजील के हजारों स्वदेशी नागरिक जुलूस की शक्ल में राजधानी ब्रासिलिया में स्थापित किए गए फ्रीलैंड कैंप पहुंचे। शिविर में स्वदेशी समुदाय के विभिन्न जातियां अपने अधिकारों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुई हैं। ये लोग बरसों पुरानी अपनी भूमि के सीमांकन किए जाने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा ने सत्ता में आने से पहले चुनाव प्रचार के दौरान ब्राजील के 1.7 मिलियन स्वदेशी लोगों की पारंपरिक भूमि की सीमा तय करने का संकल्प दोहराया था। इन नीतियों को उनके धुर दक्षिणपंथी पूर्ववर्ती जायर बोल्सोनारो ने छोड़ दिया था। लूला आधिकारिक तौर पर अब तक 10 नए स्वदेशी क्षेत्रों को मान्यता दे चुके हैं। हालांकि प्रदर्शनकारी इसमें और क्षेत्रों को शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। पहले से ही देश में 400 से अधिक सीमांकित स्वदेशी क्षेत्र हैं। ये पूरे का 12.2% इलाका है, जहां लगभग 5 लाख लोग रहते हैं। ब्राजील में स्वदेशी भूमि का सीमांकन एक संवेदनशील विषय है। कृषि व्यवसाय से जुड़े लोग इसके जबरदस्त आलोचक हैं। इस विचारधारा को समर्थन करने वाले कई सांसद संसद में मौजूद हैं। कानून निर्माता एक विवादास्पद नीति को कायम रखने में कामयाब रहे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। इस कानून के तहत मूल निवासी उन जमीनों पर दावा कर सकते हैं जिन पर वे 1988 से
रह रहे थे, लेकिन उससे पहले की जमीनों पर नहीं। यही वो साल है जब ब्राजील में संविधान लागू हुआ था। इस कानून को मार्को टेम्पोरल या टेम्पोरल फ्रेमवर्क कहा जाता है। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद संसद ने फिर से बहाल कर दिया था। फ्रीलैंड कैंप या ATL 2004 से हर साल आयोजित किया जाने वाला एक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन है, जहां विविध स्वदेशी समुदाय के लोग अपने अधिकारों की स्थिति की समीक्षा करने और अपनी मांगों से सरकार को अवगत कराते हैं। जहां भी स्वदेशी लोग हैं, स्वदेशी भूमि का सीमांकन किया जाना चाहिए। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात भूमि का सीमांकन है और ब्राजील में वनों की कटाई को समाप्त करना है। मूल निवासियों का कहना है ये कानून अपनी ही जमीन पर सदियों से चली आ रही उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज करता है। मैं इनका स्वागत करते हुए संसद में खुद को अकेले महसूस नहीं करती हूँ। हम समझते हैं कि भूमि हड़पने का बिल मार्को टेम्पोरल को एक पर्यावरणीय अपराध के रूप में मान्यता दी जा सकती है। 2016 में ब्राजील ने सैन्य तानाशाह के दौरान स्वदेशी लोगों पर अत्याचार और उत्पीड़न के लिए अपनी पहली माफी जारी की। इसमें स्वदेशी एकाग्रता शिविर के रूप में जाने जाने वाले कुख्यात हिरासत केंद्रों में पीड़ितों को कैद करना भी शामिल था। इन मूल निवासियों की आधी आबादी अमेज़न क्षेत्र में रहती है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।